हेलो दोस्तों, क्लासरूम 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार और आज हम देखने वाले हैं फ्रांस की क्रांति। इसमें हम आज 80 क्वेश्चन देखेंगे। तो समय को बिना गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो देखिए, इसकी शुरुआत जो है 1789 में हुआ था और यह 1799 तक चला था, जब तक कि वहाँ नेपोलियन बोनापार्ट का उदय नहीं हो जाता तब तक फ्रांस की क्रांति चलता है। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था आर्थिक संकट, सामाजिक असमानता और राजनीतिक भ्रष्टाचार। देखिए, फ्रांस की क्रांति उस समय 3 वर्गों में बटा था। पहला जो वर्ग था वह पादरी वर्ग था, दूसरा वर्ग था वह कुलीन वर्ग था और तीसरा जो वर्ग था वह आम जनता थी। और तीसरा वर्ग में भी 3 वर्ग थे। पहले जो थे बड़े व्यवसायी थे, वकील थे, कर्मचारी थे, तो ये बुर्जुआ वर्ग में आते थे। फिर जो दूसरे वर्ग थे किसान थे, कारीगर थे और तीसरे जो थे वो भूमिहीन मजदूर थे और नौकर थे। तो क्या होता था कि जो ये पहला वर्ग है और ये जो दूसरा वर्ग है पादरी और कुलीन, ये टैक्स नहीं देते थे। बाकी जो टैक्स देने का काम था ये सिर्फ आम जनता के इन तीनों वर्ग लोग का था। तो इससे जो है इन तीनों वर्ग में असमानता का भाव उत्पन्न हुआ और यह विद्रोह करना चाहते थे इन पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग का। तो इससे जो है विद्रोह की शुरुआत का यह जो है बेस बनता है। ईस्वी में अमेरिका में जो है स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो अमेरिका जो है फ्रांस और ब्रिटेन का जो है उपनिवेश था। तो चूंकि अमेरिकन जो है ब्रिटेन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रही थी और फ्रांस जो है अमेरिका का साथ दे रहा था। तो इस युद्ध में जो है भारी पैसा खर्च करना पड़ा, जिससे कर्ज बढ़ गया फ्रांस पे। इसके बाद इंडिया में भी फ्रांस और इंग्लैंड उस समय 1600 ईस्वी में जो है अंग्रेज आ गए थे। 1664 में जो है 1764 में वो फ्रांस आ गए थे। तो यहाँ भी लड़ रहे थे कर्नाटका युद्ध उस टाइम। और बाकी जो है यूरोप में भी सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था फ्रांस और ब्रिटेन के जो है बीच। तो इन सारे युद्ध से जो है फ्रांस पे जो है कर्जा पड़ गया, क्योंकि युद्ध में पैसा तो खर्च होता है ना। बाकी जो है 2 वर्ग लोग, पादरी वर्ग और जो है कुलीन वर्ग, ये टैक्स देते ही नहीं थे। सिर्फ आम जनता, इनकी कम जो है कमाई भी कम थी तो टैक्स भी कम ही जो है इकट्ठा हो पाता था। इससे भी जो आर्थिक संकट दूर नहीं हो पाया। और तीसरा जो कारण था कि जो है वहाँ जो है सारी फसल बर्बाद हो गई 1780 के दशक में। इससे वहाँ के जो है खाद्य पदार्थों के वृद्धि भी हो गई दाम में, और सबसे अधिक वृद्धि हो गई रोटी में। तो आर्थिक कारण यह था। सामाजिक कारण जो बता ही दिया कि ये 3 वर्गों में जो है विभाजित थे और जिसमें आम जनता को सिर्फ टैक्स देना पड़ता था। राजनीतिक जो है अधिकारों से इन्हें दूर रखा गया था। राजनीतिक कारण क्या था भाई? तो राजनीतिक कारण था जो है राज दरबार जो है विलासी जीवन जीते थे वो राजा, और वहाँ की रानी बहुत खर्चीली स्वभाव की थी। बाकी षड्यंत्र जो है व्याप्त था राज दरबार में। कोई भी जो है सही सलाह राजा को नहीं देता था, वो सिर्फ चाटुकारिता करते थे खुद को बड़ा दिखाने के लिए राजा की नज़रों में। क्योंकि जो है उस समय के जो दार्शनिक लोग थे और इतिहासकार लोग थे, वो भी जो है अपने बुक में स्वतंत्रता समानता के विचारों को जो है प्रोत्साहित किया। इससे भी लोग जागरूक हुए और विद्रोह करने का मन बनाया और विद्रोह की शुरुआत का एक कारण बनता है। तीसरा प्रश्न अगर हम देखें तो चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? टाइट कहा जाता था। और चौथा क्वेश्चन है कि राजा द्वारा वसूला जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? टाइल कहा जाता था। यानी चर्च भी जो है टैक्स वसूलता था, राजा भी टैक्स वसूलते थे, पर ये टैक्स नहीं देते थे। सिर्फ देना किनको पड़ता था? आम जनता को देना पड़ता था। 5वां क्वेश्चन है कि उस समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लिब्रे। आज क्या है? तो आज है फ्रैंक। आज फ्रैंक है। आज जो है फ्रांस की मुद्रा जो है फ्रैंक है। 6ठा क्वेश्चन है कि तीसरा जो है स्टेट किसे कहा जाता था? तीसरा स्टेट आम जनता को कहा जाता था। 7वां है कि लुई 16वां की क्या भूमिका थी उस टाइम? तो लुई 16वां आपको पता ही है कि वो फ्रांस के राजा था। फ्रांस की क्रांति के समय राजा कब से कब तक रहा? तो 1774 से 1793 तक रहा। 1793 में इसे मार दिया जाता है, ठीक ना। फिर राजा जो राजपथ खत्म हो जाता है 1793 में। तो आगे हम देखेंगे कैसे मारा जाता है। 8वां क्वेश्चन है कि लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था? रानी एंतवानेट। रानी एंतवानेट कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और रानी एंतवानेट जो है बहुत खर्चीली स्वभाव की थी।
पैसा तो था नहीं राज दरबार में, उसके बाद भी ये इतना खर्चा करते थे कि कर्ज तले दब गया पूरा राज दरबार ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है कि वर्साई के राजमहल का निर्माण किसने किया था? लुई 14वां। जबकि फ्रांस की क्रांति के समय राजा कौन था? लुई 16वां था। लेकिन वर्साई जो है फ्रांस की उस समय राजधानी थी। अभी तो पेरिस राजधानी है फ्रांस की, तो वर्साई में ही जब उस समय राजधानी था तो यहाँ बहुत बड़ा एक राजमहल बनाया गया था, और वह राजमहल जो है कौन बनाया था? लुई 14वां बनाया था। तो फ्रांस की क्रांति के समय किन दार्शनिक और लेखकों के महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो रूसो थे, मॉन्टेग्यू थे, वाल्टेयर थे, जॉन लॉक थे। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द एमिल के लेखक कौन है? तो रूसो एक दार्शनिक थे उस समय फ्रांस की क्रांति के समय, और इन्हें एक बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और द एमिल। तो 13वां क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक हैं मॉन्टेग्यू। 14वां क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति में शक्ति का विभाजन का सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया? तो वो भी किसने किए? मॉन्टेग्यू अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में इस सिद्धांत का जो है शक्ति के विभाजन का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। तो शक्ति के विभाजन का सिद्धांत क्या था? शक्ति के विभाजन का सिद्धांत था कि जो है राज के 3 अंग होंगे, एक होगी विधायिका, एक होगी कार्यपालिका और एक होगी न्यायपालिका। विधायिका क्या करेगी? विधायिका करेगी कि वो विधि बनाएगी। कार्यपालिका क्या करेंगी? कि उस विधि को लागू कराएगी। और न्यायपालिका क्या करेगी? न्यायपालिका जो है जो होंगे उसका न्याय करेगी। पर तब क्या था फ्रांस में सारा जो शक्ति था एक ही व्यक्ति के पास नहीं था, वो राजा था। सारी शक्ति विधि जो बोल देगा वो विधि है, जो आदेश दे देगा और लागू कराया जाएगा उनके मंत्रियों द्वारा, वही न्याय करेगा। इससे निरंकुश सत्ता का जो है विकास होता है। इसीलिए मॉन्टेग्यू बहुत बड़े दार्शनिक थे, और इन्होंने उसी समय ये जो है यह सिद्धांत दे दिया था, जो आज हर देश में यही लागू है। हर देश में विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। कहाँ से आया ये? वहीं से आया है, मॉन्टेग्यू के विचारों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है कि द स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक कब बुलाई जाने वाली है थी? तो 15 मई 1789 को। देखिए फ्रांस उस समय कर्ज तरह दबा हुआ था, उस कर्ज से जो है उबार पाना था, तो नया टैक्स लगाना चाहती थी। तो स्टेट जनरल जो होता है प्रतिनिधि सभा, जब राजा जो है नया टैक्स इंट्रोड्यूस करता था तो वो ऐसे ही नहीं कर सकता था। उसे जो 3 वर्ग थे फ्रांस में, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और आम जनता, इन तीनों को प्रतिनिधियों को बुलाया जाता था, मीटिंग होती थी, वहाँ रखा जाता था। वहाँ बहुमत से जब पास हो जाता तो तब जो है नया टैक्स इंट्रोड्यूस करते। तो 15 मई 1789 में प्रतिनिधि सभा का जो है बैठक बुलाया जाने वाला था। क्यों बुलाया जाने वाला था? नया टैक्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। इसमें एक कमी थी कि तीनों जो है वर्गों के प्रतिनिधित्व तो बुलाया जाता था। तो जो है पादरी वर्ग के जो थे 300 लोग आते थे प्रतिनिधि, कुलीन वर्ग के 300 और आम जनता के जो थे वह 600 लोग आते थे। पर उनका वोट था एक ही होता था। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब इस पे बात करेंगे। 16वां क्वेश्चन है कि पिछली बार स्टेट जनरल की सभा कब बुलाया गया था? 1614 में। 1614 में पिछली बार बुलाया गया था। अगर देखा जाए तो तकरीबन 175 साल बाद फिर से बुलाया जाने वाला था प्रतिनिधि सभा को। इसके इतने सालों में कभी प्रतिनिधि सभा को नहीं बुलाया गया था। तो जब बुलाया गया उन्हें बताया कि नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और वो भी अपने जो आम जनता है वो भी अपना जो है मांग को रख सकते थे उस प्रतिनिधि सभा में। तो तय हुआ कि एक वोट जो है सबका होगा और बहुमत से फैसला होगा। पर प्रतिनिधि सभा कहती है कि नहीं, एक हर जो है वर्ग का एक वोट नहीं, हर व्यक्ति का एक वोट होगा। इससे क्या होगा कि आम जनता को जो है वह 600 प्रतिनिधि जाते थे तो 600 वोट हो जाएगा। बाकी कुलीन वर्ग और जो हैं पादरी वर्ग, उन लोग 300 आते थे, उन लोग को भी मिला के 600 जो है वोट जो है हो जाएगा। तो दोनों बराबर पे होंगे। ऐसे क्या होता था कि जब नया टैक्स इंट्रोड्यूस करते थे तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग एक साथ मिल जाते थे, उनका 2 वोट हो जाता था। आम जनता अकेले रहती थी, 1 वोट हो जाता था। इससे जो है बहुमत से हमेशा वही जीत जाते थे। तो जब यह बात आम जनता बोलती है तो दोनों में जो है सहमति नहीं बन पाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं।
17वां क्वेश्चन है कि तृतीय स्टेट ने कौन सी सभा का गठन किया। तो तृतीय स्टेट ने नेशनल असेंबली की गठन कर लेती है 17 जून 1789 को। बैठक बुलाया जाता है कब? बैठक बुलाया जाता है जो है 15 मई को बुलाया जाता है। वोट को लेके तीनों वर्गों में असहमति हो जाती है, तो आम जनता क्या करती है, तृतीय स्टेट में आम जनता आती है तो वो क्या करती है कि नेशनल असेंबली बना लेती है 17 जून 1789 को। तो नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या था भाई, किस लिए बनाया गया था नेशनल असेंबली? 18वां क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि नेशनल असेंबली का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो समान अधिकार और संवैधानिक सरकार की स्थापना करना, यानी जो है आसान भाषा में बोले तो वो एक संविधान बनाना चाहती थी और उसी संविधान के अनुसार देश को चलाना चाहती थी। तो क्या यह राजा को स्वीकार होगा? तो बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि टेनिस कोर्ट का वोट कब लिया जाता है? तो 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट का वोट लिया जाता है। और इस वोट में क्या लिया जाता है? वोट का मतलब होता है कि शपथ, और शपथ जो है या टेनिस जो है टेनिस ग्राउंड होता है उसमें जाके जो तृतीय स्टेट के लोग लेते हैं 20 जून 1789 को, कि जब तक संविधान नहीं बना लिया जाता नेशनल असेंबली विघटित नहीं किया जाएगा। नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ था? 17 जून 1789 को। और बाद में वहाँ जाके 20 जून को ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं कि जब तक हम संविधान नहीं बना लेंगे और जब तक राजा उस संविधान को मान नहीं लेगा तब तक जो है नेशनल असेंबली का जो है विघटित नहीं किया जाएगा। 20वां क्वेश्चन है कि किस घटना ने क्रांति की शुरुआत की? बास्तिल किले पर हमला। बास्तिल जो है वह राजा के किला था, जो वहाँ के जो क्रांतिकारी थी उन्हें जेल में ठूस देती थी, तो उसी सबसे पहले उसी किले पर हमला किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां बास्तिल के किले पर क्रांतिकारियों द्वारा कब हमला किया गया? तो 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले पर हमला किया जाता है, जहाँ से सिर्फ 7 जो है कैदियों को छुड़ाया जाता है। आप इससे कंफर्म कर लीजिएगा कि 7 कैदी थे या 9। मुझे तो याद है कि 7 कैदी को सिर्फ वहाँ से छुड़ाया गया था। और इसी घटना के साथ जो है क्रांतिकारी फ्रांस की जो है क्रांति जो है उसकी शुरुआत हो जाती है 14 जुलाई 1789 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बास्तिल की घटना के बाद फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाने लगा? 14 जुलाई को, क्योंकि जो है जो बास्तिल की जो किला है वह गुलामी का प्रतीक था, क्योंकि जो भी राजा के सामने अपनी बात रखते थे उसे उस जेल में ठूस दिया जाता था। जब उसे तोड़ा गया उसे 14 जुलाई को और उस दिन 7 कैदियों को आज़ाद कराया गया, तो उसी दिन से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत माना जाता है और इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है फ्रांस में 14 जुलाई को हर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति जो है के दौरान नेशनल असेंबली ने संविधान का निर्माण कब किया? तो 1791 में। नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ था? तो 17 जून 1789 को हुआ था। 1789 को हुआ था नेशनल असेंबली का गठन। उन्होंने शपथ लिया था कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगे तब तक जो है हम नेशनल असेंबली को विघटित नहीं करेंगे। तो 1791 में संविधान का गठन भी कर लिया गया है। और उस संविधान का नाम क्या है? तो पुरुषों एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, यानी इसमें वुमेन का कहीं भी जिक्र नहीं है। इस संविधान में जो है 17 अनुच्छेद था, 17 अनुच्छेद था इस संविधान में, ठीक है। तो 1791 में जो है संविधान का निर्माण हो जाता है और 1791 ईस्वी से ही संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो जाती है फ्रांस में। संवैधानिक राजतंत्र होता है कि राजा भी अब संविधान के अंदर ही रहकर कार्य करेगा, मतलब राजपद समाप्त नहीं हुआ है अभी तक। संविधान जो है लागू कर दिया गया है और उसी के अनुसार अब राजा काम करेगा 1791 में। इस फैक्ट को याद रखिएगा, यह बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। 24वां क्वेश्चन है कि नेशनल असेंबली का प्रमुख मांग क्या था? समान कराधान और समान कानून, यानी सबको जो है बराबर कर लगाया जाए तीनों वर्गों पर, पादरी वर्ग पे भी, कुलीन वर्ग पे भी, आम जनता पे भी, और सब लोग जो है कानून के सामने समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन, नेशनल असेंबली द्वारा निर्मित संविधान में किन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था? तो बताया कि महिलाओं का कोई जिक्र नहीं था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से कम उम्र के जो सभी पुरुष थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, यानी 25 वर्ष के ऊपर होने चाहिए और आप पुरुष होने चाहिए तभी आपको वोट देने का अधिकार होगा। 26वां क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति में महिलाओं के अधिकारों का क्या महत्व था? महिलाओं ने समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया, हालांकि उन्हें क्रांति के बाद भी समानता नहीं मिली, ठीक है। तीसरे वर्ग के लोग ही जब संविधान बना तो उसके बाद भी महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया, जबकि वह खुद ही वह दमित लोग थे। उसके बाद भी उन्होंने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां क्वेश्चन कि महिलाओं के लिए महिला क्लब का गठन क्यों हुआ, क्यों होगा जब जो है तीसरे वर्ग के लोग संविधान बनाते उसमें महिलाओं को अधिकार ही नहीं देते हैं, सामाजिक सुधार के लिए उन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो महिला क्लब गठित होगी। जैसे नेशनल असेंबली गठित की अपने अधिकारों को छीनने के लिए, वैसे ही महिलाओं ने भी अपना क्लब शुरू कर दिया जिसमें वो अपने समस्याओं के बारे में चर्चा करती थी। 28वां क्वेश्चन क्या है भाई, तो 28वां क्वेश्चन की फ्रांस की क्रांति में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया, तो ओलाम डी गौज, ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओलाम डी गौज ने क्या लिखा, महिलाओं के अधिकारों की घोषणा पत्र। जैसे तीसरे वर्ग ने अपने संविधान का निर्माण किया तो वहाँ क्या लिखा था, पुरुषों के अधिकारों का घोषणा पत्र, तो यहाँ भी इन्होंने एक अपना बनाया अधिकारों का घोषणा पत्र, महिलाओं के अधिकारों का घोषणा पत्र। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि मर्सिलेज क्या है, यह फ्रांस के राष्ट्रगान है जो क्रांति के दौरान लोकप्रिय हुए था। तो मर्सिलेज के लेखक कौन है, रॉजर डी लाइट, यानी याद रखिएगा फ्रांस के जो है राष्ट्रगान क्या है, मर्सिलेज, और मर्सिलेज के लेखक कौन है, रॉजर डी लाइट। अब 20वां क्वेश्चन है कि नेशनल असेंबली द्वारा निर्मित संविधान से असंतोष के कारण किस प्रमुख क्लब का उदय होता है, जैकोबिन क्लब का उदय होता है। जैकोबिन क्लब यानी जो है नेशनल असेंबली जो 1791 में संविधान निर्माण तैयार करती है, उससे न महिलाएं खुश है न जो है आम जनता ही खुश है। इससे जो है महिलाओं में आप देखिए कि महिला क्लब उत्पन्न होने लगी, जिसका नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व किया था ओलाम डी गौज ने। उसी प्रकार जो है जो असंतुष्ट थे आम जनता, उन्होंने भी अपना क्लब बनाया। इसमें सबसे सर्वप्रमुख क्लब कौन था, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब के संस्थापक कौन थे, तो रोबेस्पियर मैक्सिमिलियम, रोबेस्पियर मैक्सिमिलियम जो है जैकोबिन क्लब का जो है संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां। 34वां है कि जैकोबिन क्लब के सदस्यों को धारीदार पतलून और लाल टोपी पहनने के कारण क्या बोला जाता था, शौकुलात बोला जाता था। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य हैं धारीदार पतलून पहनते थे और लाल टोपी पहनते थे, और इसीलिए उन्हें शौकुलात कहा जाता था। जैकोबिन क्लब द्वारा कराए गए चुनाव में किन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया, 21 वर्ष के ऊपर सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया। इन्होंने भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। जो नेशनल असेंबली थी जिन्होंने ये संविधान बनाया था उसमें 25 वर्ष के ऊपर सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार था। यहाँ घटा के कितना किया गया, 21 वर्ष कर दिया गया, पर महिलाओं को दोनों में से किसी में भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन है कि जैकोबिन क्लब द्वारा निर्वाचित असेंबली का नाम क्या था, कन्वेंशन 1792 में। आपको पता है नेशनल असेंबली का गठन 1789 में हुआ था, 1791 में संविधान बनाती है, पर उससे असंतोष हो जाते हैं महिला लोग और बहुत सारे आम जनता लोग भी। आम जनता लोग जिसमें रोबेस्पियर मैक्सिमिलियस था, उसने एक क्लब बनाता है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब एक असेंबली निर्वाचित करवाता है जिसका नाम होता है कन्वेंशन। यह कब होता है, 1792 में। और 1792 में ही जो यही जैकोबिन क्लब है वो फ्रांस के राजतंत्र का अंत कर देता है। 21 सितंबर 1792 को यह घोषणा करता है कि अब से राजतंत्र बंद, अब सिर्फ क्या होगा, संविधान से चलेगा, अब कोई राज नहीं रहेगा। जैकोबिन क्लब द्वारा जो है राजा लुई सुनहवा का तथा रानी अंतोनेट की हत्या कर दिया जाता है 1793 में। 21 जनवरी 1793 में। 92 में वो करते हैं राजतंत्र की जो है समाप्त कर देते हैं, और चूंकि राजा है तब तक राजतंत्र कैसे समाप्त होगा, तो उन्होंने राजा को ही मार देते हैं 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39वां। 39वां कि फ्रांस में आतंक का राज, रेन ऑफ टेरर जिसे कहा जाता है, कब से कब तक चला, तो वही जब जैकोबिन क्लब का उदय होता है, राजा को मार दिया जाता है 1793 में, तो वही जो है 1793 से 1794 में है आतंक का राज चला। मैक्सिमिलियम का कहो, रोबेस्पियर का राज चला। इसमें रोबेस्पियर क्या करता था कि उससे जो भी असहमत था या उसे जिस पे भी शक हो जाता कि हमारे खिलाफ जा सकता है या हमारे खिलाफ है, उन सबको बिना सुनवाई के सबको मार देता था, उसका सर काट दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेन ऑफ टेरर का जो है नेतृत्व किसने किया, तो रोबेस्पियर ने किया। रेन ऑफ टेरर का क्या मतलब था, एक क्रांति के समय जो है हजारों लोगों को गिलोटिन पे चढ़ा के मार दिया जाता था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42वां। 42वां है कि जो है गिलोटिन क्या होता था, यह यंत्र होता था जिसका इस्तेमाल सिर काटने के लिए किया जाता था। यानी रोबेस्पियर के खिलाफ जो भी होता था उसे गिलोटिन पर रखा जाता था, उसका सिर जो है काट दिया जाता था, जिसकी चर्चा हमने पहले किया। 43 रोबेस्पियर की हत्या कब कर दी जाती है, तो इससे भी लोग परेशान हो गए जब देखे कि ये तो सबको मारने ही लगा, इसके खिलाफ जो भी है
यानी तो राजा से भी बड़ा निरंकुश लिखला, तो इसकी भी हत्या 27 जुलाई 1794 को कर दिया जाता है। इसने राजा को मार दिया था जनवरी 1793 में। बाद में 1 साल में इससे ही सब लोग परेशान हो गए, तो जुलाई 1794 में रोबेस्पियर की ही हत्या कर दी जाती है उसके ही सहयोगियों द्वारा। 44वां क्वेश्चन है कि जैकोबिन क्लब की सत्ता समाप्ति के बाद फ्रांस की सत्ता किसके हाथ में आया? तो वहाँ के मध्यम वर्ग संपन्न तबके के पास, जिसके पास पैसा भी था और जो है शिक्षा भी था, उनके पास जो है मध्यम वर्ग के पास जो है सत्ता आता है। तो ये मध्यम, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां कि मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा संचालित शासन को क्या कहा जाता था? डायरेक्टरी का शासन। पहले सबसे स्टार्टिंग में राजा का शासन था। 1789 में जो है राजा को जो है शक्तियों को कम किया जाता है और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किया जाता है। किनके द्वारा? नेशनल असेंबली द्वारा। वो भी तीसरे वर्ग के लोग ही थे, पर नेशनल असेंबली से असंतुष्ट हो जाते हैं 1791 में। तो 1792 में जो है शुरुआत करते हैं, रोबेस्पियर का शासन आता है, कन्वेंशन का शासन। जो रोबेस्पियर जो है जो अपने सत्ता जो चलाता है उसे कन्वेंशन का शासन कहते हैं। वह जब कब शुरुआत हुआ था? 1792 में। उससे भी जब लोग उब जाते हैं 1794 में, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो मध्यम वर्ग के पास जो है सत्ता आता है और इस सत्ता को कहा जाता है डायरेक्टरी का शासन। तो याद रखिएगा कब डायरेक्टरी का शासन की शुरुआत हुआ होता है? तो 1794 में डायरेक्टरी का शासन चलता है। डायरेक्टरी का शासन कब से कब तक चला? तो 1795 से 1799 तक। 47वां क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने किस वर्ष सत्ता ग्रहण किया? तो 1799 में। 1799 तक डायरेक्टरी का शासन चलता है। नेपोलियन जो है 1799 में सत्ता ग्रहण कर लेता है और डायरेक्टरी का शासन समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्रांति के बाद जो है फ्रांस का पहला सम्राट कौन बना? नेपोलियन बोनापार्ट। कब बना? 1894 में बना नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस की क्रांति का कौन सा हिस्सा प्रथम गणराज्य कहलाता है? तो 1792 से 1804 तक जो था, जो है 1792 में आपको पता है राजतंत्र जो है समाप्त कर दिया जाता है रोबेस्पियर द्वारा, और 1793 में तो राजा को भी मार दिया जाता है। तो 1792 से जो 1804 तक, जब तक कि जो है नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट नहीं बन जाता है, फ्रांस में गणराज्य ही एक तरह से था। बाकी उसमें जो भी हंगामा हुआ वो एक अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 की फ्रांस की क्रांति का मुख्य नारा क्या था? तो बहुत ही फेमस नारा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां कि फ्रांस की क्रांति के दौरान प्रेस की क्या भूमिका थी? तो प्रेस ने क्रांति के विचारों का क्या किया? प्रचार ही किया। बास्टिल डे जो है कब मनाया जाता है आपको पता है? 14 जुलाई 1789 को है बास्टिल पे हमला हुआ था, तो 14 जुलाई को ही बास्टिल डे बनाया जाता है। उसी दिन फ्रांस के स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52वां देखते हैं। 52वां क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान कौन सा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो आम जनता ही सबसे अधिक प्रभावित हुई, क्योंकि मरने वाला लोग भी आम जनता, मारने वाला लोग भी तीसरे स्टेट के लोग ही थे, आम जनता ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय स्टेट में कौन कौन शामिल है? किसान है, मजदूर हैं, मध्यम वर्ग है। फ्रांस की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? तो समानती व्यवस्था का अंत हो गया, गणराज्य की स्थापना हुई, लेकिन बाद में फिर से राजतंत्र की स्थापना हो गया 1804 में, जब नेपोलियन फ्रांस का साम्राज्य बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांति के समय फ्रांस की अर्थव्यवस्था कैसी थी? बहुत ही खराब थी। अत्यधिक ऋण, महंगाई था फ्रांस में। किस लिए था यह हम आपको बता ही चुके हैं। 56वां क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान किस नई माप प्रणाली को अपनाया गया? तो मीट्रिक प्रणाली, याद रखिएगा। मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत जो है फ्रांस में ही हुआ था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, फ्रांस की क्रांति ने यूरोप के अन्य देशों पर क्या प्रभाव डाला? यूरोप के अन्य जो देश है क्रांतियों से प्रेरित हुए, वो अपने देश में भी राजतंत्र लाना चाहते थे। वो राजा के शासन से उब चुके थे, क्योंकि जनता को कोई सुनने वाला ही नहीं था, राजा तो कभी सुनता ही नहीं था। वैसे वर्तमान सिनारियो देखा जाए तो वर्तमान में भी जो है गणतंत्र के राजा भी जो हैं कि चुने हुए सरकार भी कहाँ जनता की सुनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, फ्रांस की क्रांति के दौरान चर्च की स्थिति क्या थी? तो चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया गया, चर्च के शक्तियों को सीमित कर दिया गया था आम जनता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांति के दौरान किसे लोकप्रिय सोसाइटी कहा जाता था? क्रांतिकारी क्लबों को, जिसमें से सबसे लोकप्रिय क्लब कौन था? जैकोबिन क्लब, जिसकी शुरुआत किसने की थी? रोबेस्पियर ने, मैक्सिमिलियस रोबेस्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन है संविधान सभा ने किस वर्ष फ्रांस का पहला संविधान गठन किया?
नेशनल असेंबली ने 1791 में पहला संविधान जो है बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61वां क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान संविधान सभा का गठन किसने किया? तो तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने, नेशनल असेंबली ने जो है संविधान सभा का गठन किया। फ्रांस की क्रांति में फ्रांस के राष्ट्रीय गार्ड की क्या भूमिका थी? तो क्रांतिकारी के समर्थक थे। प्रेस भी क्रांति की समर्थन करती थी और जो है राष्ट्रीय गार्ड भी क्रांति की जो है समर्थन करती थी। फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य था वही जो उनका मुख्य नारा था, स्वतंत्रता चाहिए थी, समानता चाहिए थी, भाईचारा चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वां कि बुर्जुआ वर्ग किसे कहा जाता था? मध्यम वर्ग को, व्यापारी और उद्योगपति को। इनके पास पैसा तो था पर सिर्फ राजनीतिक अधिकार नहीं था। 65वां क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान आर्थिक संकट का क्या कारण था? अत्यधिक खर्च, ऋण, साथ में खराब फसलें। अत्यधिक खर्च किस लिए थे? फ्रांस के जो राजा हैं युद्ध लड़ रहे थे, खर्चीला बहुत थे और साथ जो है प्रकृति ने भी साथ नहीं दिया। 66वां क्वेश्चन क्या है कि प्रथम गणराज्य की स्थापना कब किया गया? 1792 में, क्योंकि 1791 में संविधान तो लागू हुआ पर राजपद जो है वह समाप्त नहीं हुआ, वो राजा बना रहे। जबकि जब रोबेस्पियर मैक्सिमिलियस जो सत्ता में आया, कन्वेंशन का सत्ता स्थापित हुआ, तो जो है राजतंत्र समाप्त कर दिया गया। वहाँ सिर्फ क्या हुआ? लोकतंत्र जो है लागू हुआ, लोकतंत्र लागू हो गया और 93 में जो है राजा को मार भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति में किस राजनीतिक दल का सबसे बड़ा प्रभाव था? जैकोबिन्स का। जैकोबिन जो है रोबेस्पियर मैक्सिमिलियस ने इसकी शुरुआत करी थी और इन्हीं का जो है प्रभाव था। इन्होंने सत्ता भी संभाला 1792 में। जैकोबिन्स थे एक कट्टरपंथी क्रांतिकारी समूह थे। देखा जाए तो कट्टरपंथी क्यों थे कि इन्हें लाखों लोगों को मार दिया, राजा से भी ज़्यादा तो इन लोगों ने मारा होगा शक के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वां, फ्रांस की क्रांति के दौरान समाजवाद का क्या मतलब था? समानता और संपत्ति का साझा अधिकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, फ्रांस की क्रांति में किस प्रकार के शासन की समाप्ति हुई? तो राजशाही की जो समाप्ति हुई और लोकतंत्र की स्थापना हुआ, गणराज्य का स्थापना हुआ। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? लोकतांत्रिक विचारों का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, 72 की फ्रांस की क्रांति के बाद किस प्रकार की सरकार की स्थापना हुआ? गणराज्य की स्थापना हुआ। 73वां क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का अंत कब हुआ? 1799 में, जब नेपोलियन ने सत्ता संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वां, नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। यानी इसका जन्म फ्रांस में नहीं हुआ था, कोर्सिका में हुआ था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बनता है? 1804 में बनता है। लिबजिंग की लड़ाई कब होती है? लिबजिंग की लड़ाई होती है यूरोप तथा फ्रांस के बीच होता है 1813 में। लिबजिंग की लड़ाई के बाद नेपोलियन को कहाँ कैद करके रखा गया? एल्बा टापू पे रखा गया। नेपोलियन की जो है सबसे अंतिम लड़ाई जो लड़ा था वह 1815 में वाटरलू की लड़ाई लड़ा था। इसके बाद उसे कैद कर दिया जाता है सेंट हेलेना द्वीप पे, जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है 1821 में। यह 79वां क्वेश्चन था और यह लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रांस की क्रांति इसी के साथ जो है समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।